मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको हम पहले भी वीडियो देते आए हैं और ये एक सीरीज है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं हेतु प्रश्न को हम हल करते हैं और साथ ही साथ उसको कैसे नए नए ट्रिक्स, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और एग्ज़ाम में आप कैसे उसको हल करेंगे, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप जिस भी परीक्षा में आगे बैठने वाले हैं उसमें आप निश्चित रूप से सफल हों और सफलता के साथ ही टॉप भी करें। इसके लिए हम लगे हुए हैं और आपको भी इसमें मेहनत करनी होगी। तो चलिए, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जो प्रश्न है हम लेके आए हैं इस वीडियो में, उसको हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आधा अधूरा ज्ञान में आपको कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए जब आप फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसके बाद न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो भी आपको प्राप्त होता रहे। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, जिससे आपको कुछ फ़ायदा उसको हो सके। और आधा अधूरा देखने पर आप जानते ही हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम रोज़ डाल रहे हैं और रोज़ समझा रहे हैं उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हीट, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट demonstrates that light behaves as only a wave, only a particle, both waves and particle, and none of these. तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट बिहेव्स एज ए। अब इस चारों विकल्प में से आपको ये देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, आपको हम पहले भी वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बता चुके हैं कि जो लाइट होती है उसके ड्यूअल नेचर होते हैं। ड्यूअल नेचर का मतलब वो वेव की तरह व्यवहार करती है और पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करती है। पार्टिकल का मतलब उसमें फोटॉन्स के रूप में जो है एनर्जी के बंडल चलते हैं, जिसकी एनर्जी होती है एच न्यू। एक फोटॉन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, जिसमें एच कांस्टेंट होता है और न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती है तो ये इफेक्ट लाइट के दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है। वेव्स को भी प्रदर्शित करता है और एज ए पार्टिकल को भी प्रदर्शित करता है। तो देखिए, इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी आपके मदद के लिए दे दिया है, क्योंकि जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तो आप अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको लिखना है, इसलिए क्या लिखेंगे उसके लिए हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको वहाँ बोलना नहीं है बल्कि लिखना है और समझदारी के साथ लिखना है। क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस में इधर उधर के सेंटेंस या वर्ड्स यूज नहीं होते हैं और अगर आप यूज भी करते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द लाइट कैन एग्जिबिट पार्टिकल लाइक बिहेवियर फोटॉन्स इन एडिशन टू वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो लाइट जो है बिहेव करती है,
कैसी, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका बोथ बिहेव्स लाइट वेव्स एंड पार्टिकल की तरह लाइट या प्रकाश जो है बिहेव करता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती है तो वहाँ पर लाइट के दोनों गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये वेव्स की तरह जब आप लाइट डालेंगे तो उसमें वेव की घटना होगी, और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस से निकलेंगे तो वो किस रूप में निकलेंगे, फोटॉन के रूप में निकलेंगे। इसीलिए इसको जो है हम कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो दोनों घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले वीडियो में हमने पहले भी बताया कि एक एक टॉपिक ले कर के हम समझाते भी हैं, तो हमारे पिछले वीडियोस को आप जब देखेंगे तो उसमें जो है अभी ऑप्टिक्स का या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये सब वीडियो हम डालते रहते हैं, और आपके डिमांड पर भी यही वीडियो डालते हैं जो आप कहते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप कतई लापरवाही न करें, क्योंकि इसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा, हमें नहीं। तो इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि रोज़ वीडियो को देखिए, और इसकी तो गारंटी है कहीं आपको दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। इस वीडियो में, हमारे सारे वीडियो में सारे कोर्स के क्वेश्चंस आंसर सब कुछ समझाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें ये जो वेव्स एंड ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए क्या है ये। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। मतलब कौन सा जो ये चार कलर दिए हैं उसमें किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। आप जानते ही हैं कि लाइट में क्या चीज़ हो, लाइट तो एक तरह से वेव की तरह व्यवहार करती है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और लाइट वेव्स की जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। हमने अभी पिछले वीडियो में भी डाला है, उसमें खूब डिटेल्स में हमने बताया है कि लाइट जो है सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, और अदर्स मीडियम्स में उसकी स्पीड कम होती है। अब यहाँ दूसरे तरह का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि चार कलर दिए हुए हैं, इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो देखिए v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये आप जानते हैं। v जो कि वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी है, v वेलोसिटी है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो देखिए इसमें एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू v अपान लैम्डा। अगर प्रकाश निर्वात में चल रहा है, प्रकाश जो है निर्वात में चल रहा है, तो क्या होगा उसमें जो है, आप देखिए एफ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे कि एफ इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा, जहाँ सी जो है प्रकाश की चाल है, कहाँ पर, निर्वात में, जो कि वैल्यू आप जानते हैं ये कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸। इसकी वैल्यू जो होती है सी की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इससे आप ये समझ जाइए कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अब यहाँ पर ये देखना है कि किस लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। इस क्वेश्चन में पूछा किसकी हाईएस्ट, तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि वायलेट की जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट हैज़ ए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो
वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिए, एक बात पर याद रखिए, उससे आप सबका आंसर दे सकते हैं। क्या? कि ये चारों रंगों में, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, वायलेट हो, तो वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ उसकी सबसे कम होती है। ठीक इसी तरह से रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिए, रेड की इसीलिए देखिए रेड लाइट लगाए जाते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो दूर तक दिखाई देती है, इसलिए रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। तो दोनों बातें याद रखिए, रेड के लिए भी, वायलेट के लिए। यहाँ पर वायलेट के लिए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप यहाँ पे एक बात याद रखिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, इसीलिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा सी, वायलेट, मतलब कि डी होगा। तो वायलेट जो कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है इन कंपैरिजन टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और ये भी याद रखिए कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए दूर तक ये सिग्नल दिखाई देते हैं रेड वाले। और कहीं भी रेड सिग्नल लगाया जाता है तो उसकी क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो दूर तक हमें ये दिखाई देती है। और वेवलेंथ आप जानते ही हैं, उसका ये लेंथ, वेव की लेंथ, ये लेंथ होती है जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम डालेंगे आगे की वीडियो में, देखते रहिएगा ज़रूर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग आप किसी न किसी कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हों, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो देखिए हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, उसमें सबके लिए ये वीडियो होगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हों। इसलिए ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सबको कवर करते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंड्यूसेस द कॉन्सेप्ट एंट्रोपी, एंट्रोपी से संबंधित है। तो देखिए आपके थ्योरी में पढ़े भी हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को समझाता है। तो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। तो इसीलिए हमने इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, आप चाहिए तो अपने नोट्स में इसको याद लिख लीजिए, और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको एज ए नोट के रूप में आपको मिल ही जाएगा। तो दो तीन बातें आप ध्यान रखिए, जब हमारा वीडियो देखिए तो एक कलम कापी ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन लिखे गए हैं उसे आप अलग से नोट कर लीजिए, तो आपकी शॉर्ट नोट्स भी आपकी तैयार हो जाएगी। और एक ही टाइप के क्वेश्चन को एक जगह लिखिए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को दूसरी तरफ लिखिए, तो आपको एग्ज़ाम में दोहराने में समय बर्बाद नहीं होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स पर है। ये देखिए हम बताए ना कि हर क्वेश्चंस को हम अलग अलग चैप्टर से हम लेके आते हैं, और वही क्वेश्चन डाले जाते हैं जो विभिन्न कंपटीशनों में कभी न कभी या किसी दूसरे रूप में पूछे गए होते हैं। तो चलिए इसमें क्या है, देखिए इसमें हम देखें क्या क्वेश्चन है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जिस पर कोई चार्ज ना हो। तो इसमें देखिए चार विकल्प दिए, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो आप जानते ही हैं कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये ही न्यूट्रल होता है। और पॉजिट्रॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका आंसर अब टिक करेंगे किस पे, सी पे। तो फिर से इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, 4 पार्टिकल्स हैं। तो इसमें से आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि किस पे कौन सा चार्ज है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो याद रखिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पर भी पॉजिटिव, बस एक केवल बचा न्यूट्रॉन जिस पर कि कोई भी चार्ज नहीं होता। तो एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, मतलब किसी भी चार्ज को वो रखता ही नहीं। तो इस तरह से न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप और भी अपने नोटबुक में हम देते जाएंगे, अगले वीडियो में भी और भी देंगे क्वेश्चन, उसको भी नोट करते चलिएगा। तो देखिएगा कि हजारों क्वेश्चन आपको खुद ही इस वीडियो से मिल जाएंगे। जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी कंपटीशन में बैठेंगे, आप उसमें सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला है ये फोटो इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट बिहेव्स एज। देखिए ये क्या है, इसमें कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आपको बता रहा है, किस चीज़ का आपका फिनोमेना इसको बिहेव कर रहा है, किस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि लाइट का क्या नेचर है। तो आप जानते हैं कि लाइट 2 तरह के नेचर से व्यवहार करता है, एक वेव्स की तरह कहीं कहीं व्यवहार करती है और कहीं कहीं वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। देखिए इसमें पहला आंसर है ओनली ए वेव, ओनली ए पार्टिकल, बोथ वेव्स एंड पार्टिकल आर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि लाइट जो है दोनों नेचर को प्रदर्शित करती है, एक वेव्स की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। वेव्स की तरह बिहेव जब करती है तो वो जैसे कि आपको स्कैटरिंग हो गया, इन सब में वेव्स की तरह बिहेव करती है। पोलराइजेशन हो गया, इसमें आप वेव का भी इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल के रूप में जो है, जैसे एच न्यू पार्टिकल क्या होता है, इसमें फोटान होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ एच कांस्टेंट है और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से फोटान जो है वेव्स जो है लाइट में चलते हैं और ये बंडल ऑफ एनर्जी होती है जो कि निश्चित होती है। इसीलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना जहाँ भी होती है उसमें लाइट दोनों गुणों को प्रदर्शित करती है, कुछ एक वेव्स की तरह और दूसरा जो है पार्टिकल की तरह। इसको और थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें इस तरह से। देखिए ये कोई मेटल सरफेस है, इस पर हम लाइट प्रकाश डालें, जब प्रकाश डालेंगे तो इसके सतह पर कुछ एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं यही घटना होती है फोटो इलेक्ट्रिक। और इस इलेक्ट्रॉन में क्या लाइट के रूप में निकलती है, तो इसमें फोटॉन्स के रूप में एनर्जी निकलती है, तो जिसकी एनर्जी एच न्यू होती है। तो ये घटना जो हो गई वो पार्टिकल की हो गई और चूंकि ये लाइट यहाँ पड़ रही है तो किस रूप में आ रही है, वेव्स के रूप में। तो यहाँ पर ये वेव के रूप में बिहेव करती है और इधर जो है पार्टिकल के रूप में। तो इस तरह से आप देखिए इस जगह वेव्स और यहाँ पर पार्टिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होती है दोनों चीज़ों को प्रदर्शित करती है। पहला क्या, वेव्स, और दूसरा जो है पार्टिकल के रूप में बिहेव होती है। तो लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर रखती है, जैसे इंसान ड्यूअल नेचर रखता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे इस तरह के इंसान होते हैं, आपके सामने आपकी खूब बड़ाई करेंगे और पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे। तो ये ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी होती है। ठीक इसी तरह से ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी लाइट की भी है। लाइट में क्या है, लाइट कहीं कहीं वेव्स की तरह व्यवहार करती है तो कहीं कहीं एज ए पार्टिकल की तरह भी
व्यवहार करती है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये आइडिया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है। द प्रोसेस इन विच नो हीट इज एक्सचेंज विथ ए सराउंडिंग इज कॉल्ड। देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण न तो ऊष्मा दी जाती है और न ही ऊष्मा ली जाती है, तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें ये घटना होती है। तो याद रखिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है ये। अभी आप ये समझ लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा जहाँ पर घटना हो रही है जहाँ पर न तो ऊष्मा दी जा रही है और न ही ऊष्मा ली जा रही है। अगर मान लीजिए किसी भी बर्तन में हम गैस रख देते हैं, भर देते हैं, तो क्या होगा? हम वो ऐसा है कंटेनर कि जिसमें न तो ऊष्मा आप दे सकते हैं और न ही ऊष्मा उससे ले सकते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एडियाबैटिक। इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट इज ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए कि ऐसा सिस्टम जिसमें हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड इन एंड आउट, तो किसी भी तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो ऐसे मेथड को, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? एडियाबैटिक सिस्टम। तो देखिए 4 इसमें सिस्टम दिए गए हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्म, आइसोहोरिक एंड आइसोबारिक। तो इस तरह से चारों में से इसमें आप किस पर टिक करेंगे? एडियाबैटिक पर। तो फिर से याद रखिए, एक बार दिमाग में जब बैठा लेंगे तो भूलेगा नहीं। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, मतलब कि न तो ऊष्मा दी जाती है न ही ऊष्मा ली जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडियाबैटिक। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए लाइट का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें लाइट का हम आपको बताए कि देखिए अभी हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो बहुत सारे 3-4 चैप्टरों का हमने एक एक क्वेश्चन ला करके आपको समझा रहे हैं। और इसी तरह से हम बहुत सारी सीरीज आगे निकालते रहेंगे और साथ ही साथ चैप्टर को भी समझाएंगे। इसके पिछले वाला जो हम वीडियो बनाए थे उसमें पूरे लाइट, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वो 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है लगभग। और उसमें जो है लाइट के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने दी है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। इसी टाइप के फिर आप अब डिमांड करेंगे जिस चैप्टर का, चाहे हीट की, लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपके डिमांड पर हम वीडियो बनाते चले जाएंगे और आप उसे ज़रूर देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। तो देखिए बीम ऑफ लाइट, इस क्वेश्चन में क्या दिया? बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इज इक्वल टू 1 टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इज इक्वल टू 1.5। हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज। अब देखिए एक लाइट, बीम ऑफ लाइट जो है, एक प्रकाश की किरण कहाँ से चल रही है? एयर से किस में जा रही है? ग्लास में। तो जब ये एयर से ग्लास में जाएगी तो मतलब कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश की किरण जा रही है। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी? मतलब इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द सेम, इट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज और इट डबल्स। तो देखिए 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं। तो आप देखिए इसको पहले तो समझ लीजिए। हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं, अभी भी फिर से हम बता देते हैं कि जब भी प्रकाश की लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी स्पीड घट जाती है। जैसा कि हम पहले बताए थे कि सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम होता ही नहीं है, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। लेकिन जैसे जैसे वाटर में या
ग्लास में या एयर में जाती है लाइट, तो वहाँ पे प्रकाश की किरण की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो यहाँ भी एकदम क्लियर है कि जब प्रकाश की किरण एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ए डेंसर मीडियम सो इट स्पीड डिक्रीजेज इन ग्लास। डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम में स्पीड लाइट की कम हो जाती है। तो ग्लास की में स्पीड कम हो जाएगी, शीशे में स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वो सघन माध्यम है इन कंपेरिजन टू एयर की तुलना में, हवा की तुलना में ग्लास में स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर हम तुलना करें तो देख लीजिए, जब भी प्रकाश की लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि अब सूर्य से जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो देखिए विभिन्न माध्यमों से गुजरती जाती है, इसीलिए इसकी स्पीड कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं स्पीड कम हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे जहाँ वैक्यूम होगा वहाँ स्पीड बड़ी तेज़ी से प्रकाश हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश की किरण पृथ्वी के पास आएगी तो सघन माध्यम, पहले विरल माध्यम होगा, फिर सघन माध्यम, फिर उसके बाद और सघन माध्यम, तो स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। तो एक तरह से समझिए, जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है तो सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी शुरुआत में रहती है, क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं रहता, यानी कि वैक्यूम होता। लेकिन जैसे जैसे वो पृथ्वी की तरफ बढ़ती जाती है, वहाँ पर उसकी स्पीड धीरे 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे कम स्पीड पे आपको यहाँ पे प्रकाश मिलता है। पृथ्वी पर की सतह पर प्रकाश की स्पीड सबसे कम होती इन कंपेरिजन टू द अबव। ऊपर जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे जो है स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम होता जाए। तो यही घटना होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्रकाश की किरण जब यहाँ से पृथ्वी से निकलेगी तो ऊपर जाने पर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले स्पीड जो है प्रकाश की किरण अगर पृथ्वी से जाती है तो उसकी स्पीड कम होगी और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही है तो क्या होगी, शुरू में वो वैक्यूम से चलेगी, कोई भी पार्टिकल नहीं होगा, एकदम निर्वात होगा, तो वहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे वो पृथ्वी की तरफ बढ़ती जाएगी उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम डेंसर होता चला जा रहा है। तो देखिए इन सब क्वेश्चनों में क्वेश्चन तो छोटे होते हैं, लेकिन उसमें समझदारी ज़्यादा होती है। उसके डीप में जाने से आप और भी नए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते। मेरा लक्ष्य यही है कि आपको ऐसे समझाया जाए कि इससे ये बेस है, समझ लीजिए क्वेश्चन, उससे और भी नए ढंग के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसको आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा वीडियो है जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन सब कुछ इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और आपको और अच्छे अच्छे ढंग के क्वेश्चन हम ले करके आपके समक्ष उपस्थित हों। चलिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक। देखिए मैग्नेटिक से संबंधित है, ये देखिए मैग्नेटिज्म से संबंधित है क्वेश्चन से। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ये देखिए ध्यान रखिए, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, जहाँ की बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है एरिया है जिस कॉइल में आप मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है या जिसमें धारा बह रही है। देखिए जब भी किसी भी कॉइल में, जैसे ये कॉइल है, इसमें जब करंट फ्लो होती है तो इसमें धारा बहने लगती है। जब करंट फ्लो होती है तो इसमें धारा जब बहती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
तो वही चुंबकीय क्षेत्र ये बी होता है, और इसका कुछ एरिया होगी तो ये एरिया इसकी हो जाएगी। तो इन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, ये याद रखिए, इसका मात्रक होगा वेबर, WEBER। ये SI यूनिट है, तो SI यूनिट है तो इसलिए मतलब MKS पद्धति में है, तो इसलिए जो भी इसमें वैल्यू रखी जाएगी वो मीटर, किलो और सेकंड पद्धति में, सेकंड में रखा जाएगा। तो इसलिए कुछ याद करने का भी क्वेश्चन है, और इसमें याद क्या करना, वेबर शब्द याद रखिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से B/A है, B है चुंबकीय क्षेत्र और ये जो है एरिया है। तो आशा करते हैं आपको हिंदी मीडियम के भी बच्चे और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ हम दोनों हिंदी और इंग्लिश के दोनों के क्वेश्चंस को सामंजस्य बैठा करके ही इसको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि ये सब क्लियर समझ में उनको आ जाए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसका मात्रक क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इज इक्वल टू B/A होता है, B मैग्नेटिक फील्ड है और A एरिया है, और इसका मात्रक MKS यानी कि SI यूनिट इसका क्या होती है, वेबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है हम आपको एक तरह से इसका पूरा सारांश हम आपको बता देते हैं, और इसमें कुछ जो नई चीज़ें हम बताए हैं उसको भी हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, और आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमने लाइट से संबंधित जो क्वेश्चन बताया था, लाइट, उसमें हमने क्या बताए थे कि लाइट का नेचर जो है ड्यूअल होता है, मतलब वो वेव्स की तरह व्यवहार करती है और पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। दूसरा हमने ये बताया था कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न तो ऊष्मा दी जाती है और न ही ऊष्मा ली जाती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हमने बताया था। फिर ये भी बताया था तीसरा कि कार्नट इंजन में इंट्रॉपी शब्द को हमने यूज की थी। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स की वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना होगा। बहुत सारे अगर कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम इसका वीडियो भी बना देंगे। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ कमेंट या उसके बारे में बताएंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हम वीडियो तो बनाते ही जाएंगे और उसमें एक्सप्लेन तो करते ही जाएंगे। हम ये भी कहते जाएंगे कि भाई आप उसे पूरा वीडियो देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इन सब वीडियो का फ़ायदा आप ही को मिलना है। और पढ़ाई या तैयारी एक दिन की नहीं होती है, रेगुलर की होती है। एक अच्छे नंबर या टॉपर्स जो बच्चे होते हैं वो रेगुलर एक कांस्टेंट रूप से वो मेहनत करते हैं। वो ऐसा नहीं कि एक दिन आधा घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 10 घंटा, तीसरे दिन 10 मिनट, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। एक तरह की पढ़ाई पढ़िए और समय दीजिए, क्योंकि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती, बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। देखिए, आप मान लीजिए हम वीडियो आपको बनाते हैं तो उसके लिए हम 2-4 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन छांटते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं कि आपको कहीं गलत कोई चीज़ें ना आ जाएं। इतने सारी मेहनत के बाद, 5-6 घंटे मेहनत के बाद तब हम एक वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद भी अगर उस वीडियो को आप पूरा ना देखें तो हमारे सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या उसे लाइक नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत सब बेकार हो जाती है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि इन सब वीडियो को फ़ायदा केवल और केवल आपको ही मिलने वाला है, हमें नहीं। हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक आप सब्सक्राइब कर देने से हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। लाइक कर देंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छी तरह से अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, आप कुछ करें या ना करें, हमारा एक ही सलाह है कि मेहनत से ही
अच्छे नंबर मिलते हैं। और मेहनत भी सही तरीके से होना है। सही तरीका क्या है? क्योंकि एग्ज़ाम में, फिजिक्स के एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, और जो है छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये सारे के सारे चीज़ें आती हैं। और ये तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप अच्छे तरह से उसको समझेंगे। और समझदारी तब बढ़ती है जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे। और हमारे जैसे वीडियो में आप रोज़ देखिए, लगभग 10, 20, 15 क्वेश्चंस डेली हम डालते रहते हैं। तो इस तरह से अगर एक हफ्ते का ही आप ले लीजिए, 10 क्वेश्चन भी अगर आपके तैयार हो गए तो एक हफ्ते में कम से कम 100, 80, 90, 100 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप सोचिए डेली कितने सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे हर सब्जेक्ट के, तो क्यों नहीं टॉप करेंगे। ये तो मेरी गारंटी ही है कि आप ज़रूर टॉप करेंगे। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको सफलता अवश्य मिले। हमारा ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली प्यारे बच्चों। धन्यवाद।